हिंदी में कहते हैं भाई ध्यान रखना, और इंग्लिश में इसको अपन ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। देखो भारत में सामान्यतः तापीय विद्युत से अधिकतम विद्युत उत्पादन होता है, और तापीय विद्युत में जो विद्युत का उत्पादन होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ये उत्पादन की वोल्टेज सामान्यतः 11,000 वोल्ट पे होती है। इसकी थ्योरी अपन पहले पढ़ भी चुके थे, है ना। ओके, यानी उत्पादन जो है वो 11,000 वोल्ट पर है, लेकिन हम ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, इसकी कॉमन बातें ध्यान रखना, है ना। देखो ट्रांसमिशन का मतलब है प्रसारण, और प्रसारण जो है वो अपना ये होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से पहले तक जो लाइंस एक दूसरे को सेंड करते हैं, उसको अपन विद्युत ट्रांसमिशन की लाइन में काउंट करेंगे। मैं जरूर आपको बताऊंगा। बुक में 33 किलो वोल्ट भाई, उसका भी जवाब दे देता हूं मैं, राजकुमार सुनिए। सामान्यतः का मैंने बोला है ना, 33 नहीं, वैसे तो अगर सिंगल फेज का जनरेटर हो तो 230 वोल्ट भी तो जनरेट करता है ना। भैया अपन घर में लोग जो लेकर आते हैं शादी फंक्शन के टाइम में, है ना, शादी फंक्शन के टाइम में जो अपन लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी तो आप देखो ना 250 वोल्ट की, 415 वोल्ट का भी। सामान्यतः थर्मल संयंत्र जितने भी होते हैं उनमें 11,000 वोल्ट जनरेट होती है। हालांकि जैसे अभी अपने क्रिटिकल है ना, तो उसमें हो सकता है आपका 33 किलो वोल्ट भी हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। उत्पादन की लाइंस जब आएगी तो उस पर मैं अभी क्लियर दूंगा आपको। साउंड स्लो क्यों आ रहा है भाई? साउंड तो बिल्कुल सही है यार, आपको ही लग रहा होगा स्लो, बाकी सबके लिए तो बिल्कुल ठीक है। देखो चेक करो, आपकी प्रॉब्लम है। जिनको साउंड प्रॉब्लम लग रही है भाई प्लीज आप ईयरफोन लगाएं, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक को आगे बढ़ाते सुनिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया लाइक, वो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी भी देखो लाइक और लाइव में अंतर है भाई, ये नहीं करना है आपको। जितने लाइव हो कम से कम उतने लाइक तो जरूर होने चाहिए। देखिए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस उत्पादन की लाइन को हम क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और उस ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, ठीक है ना। और इसी अपन स्टेप अप वोल्टेज को आगे भेजते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी ट्रांसमिशन कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो उत्पादन के बाद मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जो पेपर में आपसे पूछा जाना है इस तरह का, तो ध्यान रखना। पेपर में ये आता है कि निम्न में से कौन सी प्रसारण की वोल्टेज नहीं है। पहले मैं आपको इसी चीज पर क्लियर कर देना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए भारत में प्रसारण के लिए जो वोल्टेज की लाइन शुरू होती है ना, तो आपको ऊपर से नीचे तक आ जाओ चाहे नीचे से ऊपर की तरफ चलो, दोनों एक जैसे ही है। कौन है ये? मृदुल सक्सेना। भाई आपको ही आवाज में प्रॉब्लम लग रही है, बाकी सबकी सही आवाज है। आप प्लीज ईयरफोन लगा लो यार। देखो प्रसारण की लाइन है ना, तो अपन 22 किलो वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना, ये जो 22,000 वोल्ट है आपका, ये ट्रांसमिशन में आता है विद्युत प्रसारण की, और लाइन यहीं से शुरुआत होती है प्रसारण की, ठीक है ना। हालांकि इससे नीचे भी अपन भेजते हैं, बट वो प्रसारण में नहीं होगा, और इसके लिए एक लाइन आगे आती है। 22,000 की लाइन सामान्यतः होती नहीं है, क्योंकि गांव में आपने देखा होगा अगर जीएसएस होता है ना, तो वो आउटपुट फीडर 11,000 की देते हैं, तो उनकी जो इनपुट रहती है ना, वो 33,000 की होती है। 33 किलो वोल्ट होता है। 22,000 की मोस्टली कमी मिलती है, इतनी ज्यादा होती नहीं है, बट फिर भी 22,000 की वोल्ट जो है वो आपकी इसी में काउंट होगी, यानी 22 किलो वोल्ट। इससे ऊपर अगर अपन चलेंगे तो अपने जो ट्रांसमिशन की वोल्टेज है वो होती है 33 किलो वोल्ट। नेक्स्ट इसके बाद में जो होती है वो है आपकी 66 किलो वोल्ट। इसके बाद में होती है 110 किलो वोल्ट। इससे ऊपर जब चलेंगे तो 132 किलो वोल्ट। इससे ठीक ऊपर अगर अपन देखेंगे तो 220 केवी लाइन। उसके बाद में 400 केवी की लाइन। तो भारत में अभी फिलहाल इतनी है, लेकिन एक आध लाइन बीच में भी है, और वो लाइन है आपकी 765 किलो वोल्ट, ठीक है ना। बहुत जगह ऑप्शन 760 किलो वोल्ट भी दे देते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये इतनी सी बात। तो देखो पेपर में इसमें से मैंने दो तरह के प्रश्न देखे, आपको मैं बताता हूं कंपटीशन में मोस्टली इसमें से किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है ना। ओके यार, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नोट्स इनकी चर्चा को छोड़ दो, एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ, ध्यान डाइवर्ट होता है, ठीक है ना। चलिए देखो क्या होगा। तो पेपर में प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाता है, सवाल नंबर 1 कि निम्न में से कौन सा विद्युत ट्रांसमिशन की लाइन में नहीं आता है।
पेपर में दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं भाई। एक तो इनमें से 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, और दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा 11 किलोवोल्ट का। कितने का? 11,000 वोल्ट का। तो ध्यान रखना भाइयों, 11,000 की लाइन उत्पादन में भी आती है और वितरण में भी आएगी, लेकिन प्रसारण में नहीं आती है। ट्रांसमिशन में 11,000 की नहीं आती है। ट्रांसमिशन आपका मिनिमम 22 किलो वोल्ट ही है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन। प्रश्न सेम है, निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन की वोल्टेज नहीं है। और ऑप्शन कैसे मिलते हैं देखो, ऑप्शन यूं मिलते हैं कि यहां पर आपको 220 की जगह 200 किलो वोल्ट का ऑप्शन दे देता है। तो भाई ध्यान रखना, 200 किलो वोल्ट की लाइन नहीं होती है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार 132 ये कुछ अजीब सा इनाम दिख रहा है, ये नहीं होती होगी, 200 तो है क्योंकि 400 आया तो 200 भी होता होगा। नहीं, 220 के भी है, 200 के भी नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। ये क्या राजकुमार क्या पूछ रहे हो भाई? आवाज स्लो आ रही है यार, आपको आ रही होगी भाई, बाकी सबको बिल्कुल आवाज सही आ रही है। और माइक को मैं कितना ऊपर करूं? अब देखो, देखिए आवाज सही आ रही है क्या, बताना। राजकुमार कौन है? राजेंद्र कुमार, ओके। अब सही आ रही है आपको आवाज? ऐसा नहीं होता यार, आप ईयरफोन यूज कर लो ना, बाकी सबको आवाज सही आ रही है भाई, प्लीज कुछ तो करो यार। अब उसका जवाब नहीं आ रहा है, अब सही लग रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, आपके प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी को सबको आसानी से समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो सही होगा, उम्मीद करते हैं यार अच्छा समझ रहे होंगे। सुनिए जरा, तो ये इतनी लाइन। अब देखो 2 प्रश्न हो गए ना। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है वो कि भारत में आदर्श ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी है। ध्यान रखना, आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। आदर्श प्रसारण वोल्टेज, तो आदर्श प्रसारण वोल्टेज जो है ये आपकी 400 किलो वोल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 765 के भी आइडियल नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। तो पेपर में अगर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी आदर्श ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो अपन 400 किलो वोल्ट का उत्तर देंगे, ठीक है। अगर सवाल ये आता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी है, तब अपन उत्तर करेंगे 765 के भी, ठीक है ना। तो भाई इसमें से आपको 4 प्रश्न सीखने को मिल गए होंगे। आगे चलते हैं टॉपिक पर। देखो यार, मेरी तरफ से बेटर देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप में से किसी को नहीं समझ में आता है तो यार और तरीका भी लगाएंगे, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। बिल्कुल प्रशांत सोनी, इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। 400 किलो वोल्ट है, अपने यही थर्मल से ही जा रही है। 400 केवी के 2 फीडर जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। 440 किलो वोल्ट नहीं है, 440 वोल्ट होता है। किलो वोल्ट में 4 लाख वोल्ट है, 400 केवी है, ध्यान रखना। बस यही तो आंकड़ा समझने वाला है। या तो आपको 220 नहीं सेट बैठता है कि यार ये कैसे सीखे, या फिर आपको 400 नहीं बैठेगा, ये 440 नजर आता है लोगों को, तो यहाँ भी आ जाता है। हाँ यस, 440 वोल्ट होता है और 400 किलो वोल्ट होता है। तो इतनी दूर की तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब देखो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से एक प्रश्न पेपर में और पूछा जाता है, और वो प्रश्न आपका इस तरह से आता है कि भारत में प्रसारित वोल्टेज की इकाई कौन सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन का जवाब भाई, क्वेश्चन का जवाब अगर कौन, सत्य प्रकाश भाई। सत्य, आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा ना, तो सिर्फ आप ही के प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। ये जो टॉपिक है ना, ये आपका यही रुक जाएगा। मैं बता रहा हूं, इससे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक का जवाब देते ही आप सबका जवाब आता है। नहीं, केवीए नहीं होता भाई, केवीए अलग चीज है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है ना। और ये कौन, अरविंद यादव, 765 के उत्पादन, भाई उत्पादन नहीं हो रहा है, स्टेप अप कर रहे हैं। उत्पादन तो 11,000 ही हो रहा है, और जैसे क्रिटिकल प्लांट हो तो उनमें 33 किलो वोल्ट ही होगा, इससे ऊपर नहीं होता है। ओके, तो ये आया कि पेपर में आता है, और इसकी इकाई भी पूछते हैं कि भारत में ट्रांसमिट वोल्टेज की इकाई क्या होती है, प्रसारित विद्युत की इकाई कितनी होती है, तो उसका आंसर आपको देना है केवी, किलो वोल्ट में होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप लोगों को मेरी तरफ से बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ भाइयों, कुछ समझने की कोशिश करो, अच्छी चीजें आपको समझा रहे हैं। जो आपके पास नॉलेज है वो तो है ही, जो यहाँ से मिल रहा है वो भी तो ले लो, आपके तो काम ही आना है, ठीक है ना। ओके, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, अभी भी जिन्होंने नहीं किया, देखिए जो चल रहे हैं लाइक और लाइक, उनमें अभी भी फर्क है।
आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखो 5% अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, शायद सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो, नहीं भाई जेबीवीएनएल में अभी नहीं आएगी। देखो कौन है, कुंज बिहारी शर्मा। अभी जेबीवीएनएल में इसलिए नहीं आएगी भाई, वितरण की अभी तो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, साल तो भर पहले, साल भर हुआ ही नहीं। और उसके बाद में देखो नई सरकार है, हाँ प्रसारण में और उत्पादन में आ सकती है। चलिए देखो इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में वोल्टेज को कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ध्यान रखना भारत में वोल्टेज को सॉरी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है। पेपर में प्रश्न आता है कि भारत में शक्ति स्थानांतरण किया जाता है हाई वोल्टेज पर, हाई करंट पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अपने वोल्टेज होती है वो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट होती है, किलो वोल्ट इकाई में होती है। आदर्श किलो वोल्ट 400 केवी है, न्यूनतम 22 किलो वोल्ट है, 765 केवी है, उच्चतम है। और कौन सी निम्न में से लाइन नहीं है, इसके लिए याद रखना ये इतनी लाइन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है वो प्रसारण की वोल्टेज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे 7-8 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। अब देखो जो पेपर में सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हाई वोल्टेज पर जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी पेपर में बहुत बढ़िया से पूछा जाता है। ठीक है ना, देखो ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का लाभ जो है, तो देखो सबसे पहला तो ये है कि जब अपन वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ना तो पावर तो कांस्टेंट रहती है, तो उसी पावर पर करंट कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, कैसे कम हो जाती है शायद याद होगा, आई बराबर पी बटे बी करते हैं, है ना। यस, तो एक तो ये कि धारा कम हो जाती है। अब देखो जब करंट कम हुआ ना तो इसके दो बेनिफिट आपको और मिले, शायद समझ में आ गया होगा। कौन कौन से बेनिफिट, एक तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, दूसरा लाइन लॉसेज कम हो जाते हैं, है कि नहीं भाई। लॉसेज कम कैसे हुआ, धारा कम हो गई तो आई स्क्वायर इंटू आर हानि होती है। उसके बाद में जो फोर्थ आपका है, देखो लॉसेज कम हुआ तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, दक्षता में वृद्धि हो जाती है। 4 बेनिफिट। उसके बाद में देखो जब वोल्टेज ड्रॉप कम ज्यादा नहीं होता तो अपने जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बेटर हो जाता है, उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ठीक है ना, उत्तम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और देखो धारा कम लेते हैं ना तो फिर अपन को पतले तार से ही काम चल जाता है, कम धारा है पतले तार से काम चल जाता है, और पतले तार से लगाते हैं ना इसलिए अपने धातु की बचत हो जाती है। जैसे अपन कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं तो एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम की बचत हो गई। और ओवरऑल आपका जो है ये इकोनॉमिकली ठीक रहता है। ठीक है ना, यानी ओवरऑल सस्ता पड़ता है, और इनकी वजह से बाकी और जो चीजें है ना उसका भी अपन को बेनिफिट मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलता है, देखो जब कम करंट है ना तो कम इंसुलेशन वाले इंसुलेटर और इनसे काम चल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, ओके, तो ये इतनी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये बड़ा सा कमेंट किसने दिया है, योगेश निगम, क्या करें आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और कंप्यूटर की क्लास। ओके, थैंक यू योगेश निगम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार। अब टॉपिक को इसको पढ़ते हैं आगे होगा, क्योंकि देखो बहुत बड़ा, देखो एक चीज बताऊं, मैं आपके कमेंट्स या प्रश्नों को क्यों इग्नोर करता जा रहा हूं, क्योंकि भाई ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी प्रसारण में बहुत चीजें बाकी पड़ी है, और इतना पढ़ाएंगे या तो नेट पे कवर हो जाएगा या फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम थक जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। इसलिए आपके कमेंट या क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं, तो आप बुरा मत मानो यार, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना पहले आप उसको पढ़ लो अच्छे से, फिर आपके कमेंट तो आते हैं मैं उनको भी तो रिप्लाई करता हूँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो बेसिक चीजें आपको सीखने को मिली, शायद बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। क्या क्या था दोबारा रिपीट करूं, वोल्टेज कौन कौन सी होती है, कितने कितने की है, कौन सी एग्जैक्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी। सवाल, ट्रांसमिशन वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, हम किस मान पर ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं। ये था इतनी दूर का सफर अब तक का। आगे देखो इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें जो नेक्स्ट अपने आता है ना
वो है ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार, ठीक है ना। ओके, ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार में देखो सबसे पहले अपन देखेंगे ये कि ट्रांसमिशन की जो परिभाषा आती है ना, अभी वोल्टेज वाली देखी थी, तो इसमें आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ध्यान रखना, एक होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक होती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, दो है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। और अब देखो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना, वो है आपकी 33,000 किलो वोल्ट और इससे अधिक वोल्टेज वाली। ये भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 33,000 वोल्ट या इससे अधिक वोल्टेज की जो भी लाइन होगी ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में आती है। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो है ना, ये आपका 33,000 किलो वोल्ट से लेकर जो 11,000 किलो वोल्ट की लाइन होती है ना, इससे पहले 11 की नहीं, ये एक स्टेशन को जा रही है, सब स्टेशन को, जो 11 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन करके आगे उपभोक्ता के लिए डिस्ट्रीब्यूटर भेजने वाला है, उसकी बात हो रही है ये। यानी इस पावर हाउस में जो इनपुट आ रही है ना, ये इनपुट आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन थी। अभी एक यहाँ पर पावर हाउस लगा हुआ है और सपोज करो कि इसके पास एक 32 आ रही थी जो ये 33 आउटपुट दे रहा है, तो ये जो एक 32 थी ना, ये आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन थी और ये आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। यानी वितरण केंद्र से पहले जो वितरण केंद्र को इनपुट वाली लाइन आ रही थी ना, ये मोस्टली 33 किलो वोल्ट की होती है और ये आपकी जो लाइन है ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। और जो इस 33 किलो वोल्ट की लाइन में स्टेप डाउन हुआ है, इससे पहले जो भी इसकी इनपुट आ रही थी वो आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन है। तो दो परिभाषा यहाँ से भी याद रखना, बहुत बहुत अच्छी परिभाषा ये भी है ना। देखो भाई मैं ठीक हूँ और पीके गुप्ता, मैं राजस्थान में हूँ भाई, गंगानगर जिले से हूँ, ठीक है, याद रह जाएगा ना। प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन है ना, जो 33,000 वाली आती है, और उसकी बाद दूसरी आपकी है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तो दोनों याद रखना, ठीक है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखो इसके बाद में आता है लाइन की वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो अब है लाइन की लंबाई और वोल्टेज के आधार पर, लंबाई के साथ वोल्टेज को लेते हैं, वैसे दोनों जरूरी नहीं, लंबाई और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसमिशन लाइनें कितनी प्रकार की होती है ना। देखो यार लगातार बोल रहे हैं, बहुत होता है टाइम, इतना अच्छी बातें होती है मेरे हिसाब से, इसलिए आप सुन लिया करो, है ना। और ये हाई लो तो चलती रहेगी। देखो लंबाई के आधार पर जो लाइन अपनी होती है वो 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हिंदी में इसको कहते हैं लघु ट्रांसमिशन। दूसरा जो आपका है वो है मीडियम ट्रांसमिशन, यानी मध्यम लंबाई वाली। एंड फाइनली तीसरी जो होती है वो है अपनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यानी बहुत अधिक लंबाई वाली, ठीक है। देखो इनमें लंबाई का रेशियो कितना कितना है वो बता देता हूँ। 50 किलोमीटर या इससे कम तो वो कहलाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। 50 किलोमीटर से अधिक हो जाए और 150 किलोमीटर तक रहे तो ये कहलाती है मीडियम ट्रांसमिशन। एंड फाइनली जब 150 किलोमीटर से अबव हो जाए, इससे भी अधिक लेंथ की हो, तो वो कहलाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बताओ किलोमीटर के अकॉर्डिंग समझ में आई क्या? हाँ ये 80 और ये भी है, कई जगह दे रखा है देखो, लेकिन मोस्टली आपको ये है ना, देखो मैं बताऊं इंटरनेट पे जब आप जाओगे तो 80 किलोमीटर भी होगा, लेकिन मोस्टली अपन बुक के अकॉर्डिंग मानते हैं। देखो आपको एक चीज और बताता हूँ, जहां आपकी कंफ्यूजन हो ना, तो आप इंटरनेट वाले को छोड़ करके आप बुक वाले पर ध्यान दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि हो सकता है वो बुक का सही माने। अगर एग्जामिनर बुक वाले को सही नहीं भी मानता है ना, तो अपने पास ऑप्शन होता है एक कि अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं और अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ मोस्टली 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन आएगी वो शॉर्ट रन, मतलब वो उसकी अपर लिमिट है कि किसी भी सूरत में आपको इससे आगे नहीं भेजना
है, मैंने देखा है बुक में, मैंने भी देखा है, 2-3 जगह देखा है मैंने, तो इसलिए ये औसत हम निकालते हैं कि लगभग यही रिजल्ट आपको मिलेगा कहीं पर भी आप देखोगे तब, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे टॉपिक में। इसी के साथ वोल्टेज को भी इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। और आपका आंसर ये रहता है कि अगर 20 किलो वोल्ट तक होता तो ठीक है, लो शॉर्ट ट्रांसमिशन में आएगी। और यहाँ पर जो आपकी रहती है ना, वो है 20 किलो वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट तक की लाइन। और इसमें जो अपने आती है वो आती है 100 किलो वोल्ट से अबोव जितनी भी है, यानी लाइन में इसी वोल्टेज को अगर अपन साथ में ले लेते हैं तो 50 किलोमीटर और 20 किलो वोल्ट, 150 किलोमीटर, 50 से 150 किलोमीटर और 20 से 100 किलो वोल्ट तक, 150 किलोमीटर से अधिक और 100 किलो वोल्ट से अधिक अगर इस तरह की हो तो फिर अपन ये इसका रेशो देंगे, है ना। अब देखो भाई, आपको आगे का जो टॉपिक है उसको बताएंगे, तो उस टॉपिक में आएगा प्रसारण लाइन के पैरामीटर्स। तो पैरामीटर प्रसारण लाइन में 3 होते हैं, आपको यहीं पर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ना, तब तो लाइन में 2 ही पैरामीटर होते हैं, एक होता है आर और एक होता है एल। ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी नहीं होती, मैं बताऊंगा। कैपेसिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि छोटी कम दूरी तक है, लाइन की लंबाई के साथ धारिता बढ़ती है, ध्यान रखना। लेंथ अधिक होगी तब धारिता अधिक होगी। जबकि मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन है ना, इन दोनों लाइन में आर एल और सी, यानी लाइन का प्रतिरोध, लाइन का इंडक्टेंस, लाइन का कैपेसिटेंस, तीनों घटक होते हैं जिनके बारे में पेपर में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आ जाइए टॉपिक पर, अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जिन भाइयों को लिखना है वो साथ साथ लिख लिया करो, नोट्स बनाया करो, पेपर में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है ना। और अपने भी ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ तैयार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपलोड करेंगे, है ना। अभी विद्युत उसका चल रहा है उत्पादन वाले का, क्योंकि उत्पादन अपना कंप्लीट हो चुका। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा दोबारा, विद्युत ऊर्जा स्रोत अपन ने पढ़ा था और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। उत्पादन कंप्लीट हो गया, उत्पादन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, आप बने रहिए। और ये अभी वितरण प्रसारण चल रहा है, इस प्रसारण का ऑब्जेक्टिव अलग बनाएंगे। देखो हम एक टॉपिक पर कम से कम 20 से 25 प्रश्न बनाते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है यार, इसके पीछे और क्या रह जाता है। और दूसरा आपको मैं और बताऊं, दूसरा ये है कि बीच बीच में जैसे अपने यहाँ लोकल क्लास मेरी जो चल रही है उनका मैं टेस्ट लेता हूँ, और वो टेस्ट भी आपके लिए मैं अपलोड करता हूँ अलग से वीडियो बना करके। तो भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे रहे हैं, लाइव थ्योरी की क्लास लग रही है, शायद बहुत बढ़िया अपना काम चल रहा है, बस बने रहिए। देखो इस प्रसारण वाले में एक टॉपिक और रह गया, बस बात को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक पूरा करेंगे, आज इतना ही बताएंगे। देखो टॉपिक अभी ये रह जाता है अपना, और ये बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, इसमें से भी पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है ना। ओके, जयवीर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सबको लाइक के लिए याद तो दिला दिया, ठीक है ना। बात ज्यादा करते हैं, कोई बात नहीं भाई, बात तो करनी पड़ेगी। जब मैं आपका सुनता नहीं हूँ तो कहते हो कि सर रिप्लाई नहीं मिलता, है ना। हाँ सुनील भाई, राम राम, कैसे हो। और जब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ तो उत्तर आता है कि बातें ज्यादा करते हो, क्या बताऊं भाई, है ना। ओके, देखो अभी अपन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रसारण लाइन के या संचरण लाइन के पैरामीटर बोलते हैं भाई, हिंदी में ध्यान रखना, ठीक है ना। पर हिंदी में प्रसारण कहेंगे, इंग्लिश में पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स या घटक कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो 3 घटक होते हैं, एक सबसे पहला वाला जो है वो आपका प्रतिरोध, दूसरा जो है वो इंडक्टेंस, और तीसरा जो है ये आपका धारिता, जिसको अपन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, 3 घटक होते हैं। देखो हाँ सुनील, जरूर मैं आपको जरूर सबको मोबाइल नंबर दूंगा, कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा मोबाइल नंबर आप सभी। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी भाई कि सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें यार, कॉल ना करें, है ना। क्योंकि कॉल के लिए टाइम नहीं मिलता, बहुत बार ऑफिस में या कहीं होते हैं, तो है ना। व्हाट्सएप पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सुनिए जरा, देखो प्रतिरोध जो होता है
वो एक प्रसारण लाइन में दो तरह के प्रभाव डालता है। प्रतिरोध एक प्रसारण लाइन में दो तरह के प्रभाव डालता है। एक प्रभाव तो ये डालता है कि वो I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। क्या होगा? प्रतिरोध के कारण लाइन में जब धारा चलेगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, इसलिए वोल्टेज में उतार चढ़ाव आएगा, लाइन में वोल्टेज रेगुलेट होगी। दूसरा प्रभाव ये डालता है I स्क्वायर इंटू आर लॉस, यानी ये लाइन में हानि उत्पन्न कराता है, जिसको अपन कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रतिरोध लाइन का होता है ना, ये दो तरीके से प्रभावित होता है। एक तो है डीसी लाइन में और एक होता है एसी लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन एसी का भी होता है और डीसी का भी होता है। ठीक है ना। ओके, पीडीएफ भेजेंगे भाई, सबको भेजेंगे। डीसी ट्रांसमिशन लाइन जो होगी ना, तो इस लाइन का प्रतिरोध केवल और केवल ताप बढ़ने के साथ साथ रैखिक रूप से बढ़ेगा। यानी इसका रेशियो कैसे चलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि डीसी लाइन का जो प्रतिरोध होता है वो केवल मात्र लाइन के ताप में वृद्धि के साथ साथ रैखिक रूप से बढ़ता है और कोई ज्यादा नहीं है। क्या होगा कि लाइन में रेजिस्टेंस उसके तापमान बढ़ने के साथ साथ रैखिक रूप से बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा और ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। डीसी में लाइन का प्रतिरोध शुद्ध ओमिक प्रतिरोध होता है, यानी केवल मात्र रेजिस्टेंस ही जो ओम वैल्यू वाला है वो लाइन को प्रभावित करता है और कोई तरीका नहीं है। एसी का जो लाइन का प्रतिरोध है ना, ये लाइन का प्रतिरोध एक अकेला नहीं दो चीजों से प्रभावित होता है, और वो दो कौन कौन से हैं? तापमान प्लस लाइन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ताप के साथ साथ लाइन की फ्रीक्वेंसी से भी प्रभावित होता है। अब फ्रीक्वेंसी प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि जब भी ताप बढ़ता है ना, तो ये रैखिक नहीं अरेखीय रूप से बढ़ता है। ठीक है ना। अरेखीय रूप से बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है कि बहुत अधिक होता है। अब ये इस तरह के दोनों प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो ये प्रभाव पड़ता है जो चालक होता है ना, उसमें से धारा जाने के तरीके पर। डीसी लाइन में चालक में से धारा प्रवाह बिल्कुल एक समान होता है, उसके पूरे हिस्से में से एक जैसी धारा प्रवाहित होती है। धारा घनत्व प्रत्येक जगह पर एक होता है। कोरोना अभी नहीं है भाई, आगे आएगा। ठीक है ना। लाइन वोल्टेज जब प्रतिबल बढ़ जाते हैं तो इसके चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन होती है, उसको कोरोना कहते हैं। पूरी डिटेल से भी समझाऊंगा। एसी लाइन का जो प्रतिरोध होता है ना, ये लाइन को इस तरह से प्रभावित करता है, उपयोगी पावर भाई केवीए इंटू कोस पाई कर दो, उत्तर आ जाएगा यार। क्या इस तरह के सवाल तो पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। उपयोगी शक्ति को किलोवाट कहते हैं और अल्टरनेटर में सूत्र होता है केवीए इंटू कोस पाई। ठीक है ना। अब आपका जो भी उत्तर था इसको कैलकुलेशन करके कर लेना। ये एसी लाइन से क्या होता है फिर कि पूरे चालक में धारा का वितरण एक समान नहीं होता है, वो सरफेस पर अधिक और मध्य भाग में कम, और इस प्रभाव को अपन त्वचा प्रभाव या स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रतिरोधी होता है और कोई दूसरा नहीं है। ओके, देखो इंडक्टेंस जो है ये लाइन का प्रेरकत्व कहलाता है और ये लाइन में पाया जाएगा। ठीक है ना। और ये चालकों के बीच दूरी पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। और दूरी के यूं कह दो कि व्युत्क्रमानुपाती की तरह होता है एक तरह से। ठीक है। और चालकों की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा। और कैपेसिटी जो होती है तो ये लाइन की लंबाई पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। लाइन जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना, ये तो चालकों के मध्य दूरी की बात कर रहा हूं मैं। चालक चालक कितने कितने पास थे, जितने ज्यादा पास होंगे इंडक्टेंस उतना ज्यादा प्रभावित करेगा एक दूसरे को, इसलिए चालकों में पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। और कैपेसिटी जो होती है ये लाइन की लंबाई के साथ बढ़ती है। ठीक है ना। और चार्ज डिस्चार्ज लाइन के लिए भी रखती है। ठीक है ना। चलो ठीक है दोस्तों यार, बस बहुत है।